हो गया? चलिए जी, ठीक है, सब लोग शांत रहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन का आप लोग रिवीजन शुरू करेंगे, जिसमें मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा कि जो जो टॉपिक हमें कवर करना होता है इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेने के बाद आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में क्या है। बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे क्लास में हम शुरू करते हैं, एडिशन कंपाउंड क्या है, डबल सॉल्ट क्या है, वगैरह वगैरह। मतलब सारे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे यहाँ पर इसी रिवीजन बैच के थ्रू, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा हम काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या आता है कि आपको टर्म्स क्लियर हो। किसी भी सॉल्ट के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जान ही रहे आप लोग, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, वो सारी बात हम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक उठा रहा हूँ मैं, इसको कई टॉपिक में तोड़ दूंगा, उन टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, आप जानो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द सॉल्ट कहते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ होती है? एक होता है सर बीच में सेंट्रल मेटल एटम, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल होंगे जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लिगेंड्स बुलाते हैं। मान लो मेरे सामने ये एक सॉल्ट रखा हुआ है, अब यहाँ पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नंबर 1 कि सर इसके अंदर लिगेंड्स कौन से हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो कोई डी ब्लॉक का या पी ब्लॉक का मेटल कटायन मिलेगा, एफ ब्लॉक का भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो भी बनाते हैं। उसके अलावा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल मिलेगा जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन रिच है कैसे पता चलेगा? या तो उसको नेगेटिवली चार्ज होगा, या तो उसके पास लोन पेयर होगा, या उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तो हो गया अपना सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर? कोबाल्ट है। मैं इसको एटम बोल रहा हूँ, हो सकता है ये आयंस हो, इस पर चार्ज देखना पड़ेगा अपने को। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है। अब लिगेंड्स क्या है? सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है वो सब लिगेंड्स कहलाता है। तो लिगेंड्स यहाँ पर NH3, जिसका इस चैप्टर में नाम क्या होता है? एमीन, डबल एम के साथ होता है। बोलो आ रही बात समझ? और ये कोबाल्ट का हम लोगों ने क्या लिया है? सेंट्रल मेटल एटम लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास पार्ट है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, ठीक है, द पार्ट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा है दिख रहा होगा सभी को, ये वाला जो हिस्सा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये क्या कहलाता है? सर ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा पूरा का पूरा। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो ये पार्ट है जो कि यहाँ नजर आ रहा है अपने को, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वहाँ कोई ना कोई आयंस होंगे जो आयनाइजेबल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? आयनाइजेबल नेचर। तो ये हमारे पास एक आयनाइजेबल पार्ट है जिसमें 3 Cl माइनस है, 3 Cl माइनस। मैंने कहा आयनाइजेबल पार्ट है मतलब ये आयंस है, आयंस है तो इनका अपना कोई चार्ज तो होगा ही होगा। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए है आयोनाइजेशन स्फीयर, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। पहले तो इतने टर्म्स क्लियर होने चाहिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट वाले हिस्से को कहना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा और कुछ लिगेंड्स मिलेंगे। लिगेंड्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक और नाम है, आप इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह सकते हो। लिगेंड आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। हम लिगेंड्स वाले टॉपिक में उसको बाद में देखेंगे। बाहर जो है या तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाद में कुछ दिखेगा या कॉम्प्लेक्स पार्ट के पहले दिखेगा, इसको आप कॉम्प्लेक्स पार्ट भी कहते हो। बोलो आ रही बात समझ? पहले दिखा तो वो कटायन होगा, बाद में दिखा तो वो अनायन होगा। मतलब यहां पर इस सॉल्ट में कटायन की तरह जो बिहेव करने वाला पोर्शन है वो है स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट। पूरा स्क्वायर ब्रैकेट का हिस्सा जो है वो कटायन है हमारे लिए। क्या है? कटायन। मतलब ये सॉल्ट कहीं ना कहीं AlCl3 जैसा है। कैसा है? कि ये पूरा कटायन Al और ये हो गया 3 Cl, AlCl3, वैसा मामला हो गया यहाँ पर। बोलो आ रही बात समझ? तो ये टाइप की अगर मैं बात करूं कि ये किस टाइप का सॉल्ट है, टाइप का मतलब, हाँ मेरी बात को समझो, टाइप का मतलब हम आगे क्लासिफाई भी करेंगे और तुमने सीखा भी क्लास में कि चार्ज के आधार पर जो सॉल्ट है ना वो हो सकते हैं कि पहले कॉम्प्लेक्स कटायन हो फिर सिंपल अनायन हो, या सिंपल कटायन हो कॉम्प्लेक्स अनायन हो, या कॉम्प्लेक्स कटायन हो कॉम्प्लेक्स अनायन हो। दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स नेचर के। आप इनको सॉल्ट बोले तो सॉल्ट के अंदर कटायन भी होगा और अनायन भी होगा। तो या कटायन या तो कॉम्प्लेक्स नेचर का है और अनायन सिंपल नेचर का है, या कटायन सिंपल नेचर का है और अनायन कॉम्प्लेक्स नेचर, या तो कटायन अनायन दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नेचर, या दोनों में से किसी पे चार्ज ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि बिना चार्ज का एक कॉम्प्लेक्स मिल जाए जिसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो चार्ज के आधार पर कितने तरह के होते हैं? चार्ज के आधार पर 4 तरह के होते हैं। बोला है कि नहीं? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, टाइप्स ऑफ, है ना, कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहला क्या बताया मैंने?
एक तो हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल अनायन। प्लीज बात किए बिना समझना पूरे लेक्चर को। कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल अनायन, ठीक है, जिसमें आपको डब्बा पहले नजर आएगा और बाद में सिंपल आयन नजर आएंगे। बोलो है कि नहीं? दूसरा सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन। तीसरा कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन। एंड नंबर 4 गधों, ठीक है ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सिंपल कैटायन, सिंपल अनायन, ये कौन सा नया सॉल्ट आ गया मार्केट में, है ना? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बोलो आ रही बात समझ? तो ये तो समझ आ गया कि हमारे पास इस 4 तरीके के कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हो सकते हैं। ये किस टाइप का है अब बात कर लेते हैं जरा। सर टाइप की अगर बात करें तो पहले कॉम्प्लेक्स नेचर का सॉल्ट दिख रहा है, मतलब आयन दिख रहा है, और फिर सिंपल नेचर का आयन दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये किस टाइप का है? कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल अनायन। अरे बोलो हाँ या ना, ये इस टाइप का सॉल्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब इसके बाद इससे जुड़ी हुई एक और चीज की बात होगी, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या? कोऑर्डिनेशन। मैं शॉर्ट में इसको CN लिख रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम के आसपास लिगेंड के कितने एटम्स जुड़े हुए हैं। इट इज द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन और एटम व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू इट। तो होता है कि सॉल्ट के अंदर लिगेंड्स एक्चुअली लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस। लिगेंड्स आर लुईस बेस, और लुईस बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर देना और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेना। तो ये लिगेंड्स जो हैं अपने लोन पेयर को देके, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर के सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में उनको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो हमारे पास ये जो NH3 है, कितने हैं? 6। हर NH3 केवल एक ही लोन पेयर दे पाता है। ऐसे लिगेंड को जो केवल एक ही लोन पेयर दे पाए और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए, उसको हम यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट कहते हैं। यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट कहते हैं। बोलो आ रही बात समझ? लेकिन कई बार ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जिनमें 2 ऐसे एटम है जो एक साथ ही इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। 2 एटम, एक लिगेंड का 2 एटम एक साथ इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसको डाइडेंटेट या बाइडेंटेट कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लिगेंड के 3 एटम एक साथ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बना लेगा वहां पर। अरे बोलो है कि नहीं? लिगेंड कितने बॉन्ड बना पाएगा ये डिपेंड करेगा लिगेंड के कितने एटम साइमल्टेनियसली एक ही समय में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो अगर लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक बॉन्ड बनाएगा। तो NH3 जो है ना, वो एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला लिगेंड है, मतलब ये यूनिडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। मतलब हर NH3 एक लोन पेयर देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ कितने NH3 हैं? तो 6 NH3 ने 6 बार इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाए होंगे। मतलब हम कहेंगे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है अपने सिलेबस में। बात समझ आने लगी? जल्दी बताइए। तो मतलब कुछ ऐसे भी लिगेंड होंगे जो अकेले ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। उनका मैं जिक्र यहीं कर देता हूं पहले ही स्लाइड पर। वो होते हैं, बताओ कौन कौन से? ऑक्जेलेटो और इथेन 1,2 डायमंड। ये CBSE सिलेबस के हिसाब से होते और भी हैं। GLY ग्लाइसिनेटो होते हैं, ACAC होता है, BCAC होता है, DMG होता है। वो सब नहीं है अपने सिलेबस में, CBSE सिलेबस में तो नहीं है। प्लीज बात को समझो, मैं बता रहा हूँ। एक होता है भैया ऑक्जेलेटो। क्या होता है? ऑक्जेलेटो C2O4 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? C2O4 दिस आयन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्जेलेटो। क्या कहलाता है जी? ऑक्जेलेटो पे एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इधर है और एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन यहां पर है। बोलो आ रही बात समझ? नेगेटिवली चार्ज है मतलब इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। अब मान लीजिए आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम यहां पर आ गया, M है सेंट्रल मेटल एटम, तो ये वाला भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला भी, ये दोनों एक साथ ही इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इस प्रकार यहां पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के आसपास देखें अगर हम लोग, है ना, तो टोटल कितने रिंग बन रहे हैं? कितने एटम का? 5 एटम का रिंग बन रहा है। तो अगर किसी भी पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉली मतलब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले, पॉलीडेंटेट लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने पर 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बने तो ये काम होगा ही होगा, ये काम होगा। और तब हम देखेंगे कि एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है बशर्ते वो रिंग 5 या 6 मेंबर्ड हो, 5 या 6 मेंबर्ड हो, है ना। और इस फिनोमिना को चिलेशन भी कहते हैं, रिंग फॉर्मेशन को चिलेशन, और ऐसे लिगेंड को हम चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये पहली बात तो ये बाइडेंटेट नेचर का लिगेंड है। क्या है? बाइडेंटेट, बाइडेंटेट है। इनको हम चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहते हैं। देखो
ये पर्टिकुलर जो टॉपिक चल रहा है या जो मेरे पढ़ाने का ये ढंग देख रहे हो, ऑब्वियसली रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है और समझ तो सब कुछ ही आएगा, इसमें सुनना ध्यान से होगा, ठीक है ना। चिलेटिंग लिगेंड्स है, क्या है ये? चिलेटिंग लिगेंड। और चिलेटिंग लिगेंड्स की प्रेजेंस में चूंकि रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी नॉन चिलेटिंग लिगेंड से बेहतर होती है यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि चिलेटिंग लिगेंड्स का काम होता है स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना है, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं ये, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। एक तो ये वाला एग्जांपल क्या था भैया, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो बाइडेंटेट लिगेंड। मतलब अगर इस कॉम्प्लेक्स में एक ऑक्सलेटो है तो वो अकेले 2 बॉन्ड बना रहा होगा, 2 ऑक्सलेटो है तो अकेले दोनों मिलकर 4 और 3 ऑक्सलेटो है तो 6। जितने बॉन्ड बन पा रहे हैं उन्हीं के जरिए कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अरे बोलो हाँ या ना। इसके अलावा एक और मैंने बताया होगा बैच में, बताओ कौन सा? EN। EN जान लीजिए, EN है ना। अच्छा ये नेगेटिवली चार्ज है। इस चैप्टर में हर एक लिगेंड का चार्ज पता होना जरूरी है, कौन न्यूट्रल है कौन अनायनिक है, वो सब आगे आएगा। पहले तो अभी टर्म्स को क्लियर कर रहे हैं, पहला ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन यहाँ बीच बीच में जो बात आएंगी उनको भी मैं समझा के चल रहा हूँ, ठीक है। एक और समझ लेते हैं। एक है आपका EN। EN जो है इथेन 1,2 डाइअमीन। देखो इथेन का मतलब 2 कार्बन, इथेन का मतलब 2 कार्बन और इथेन में यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, CH3 CH3। लेकिन मैंने H हटा दिया और H हटा करके वहां पर अमीनो ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? अमीनो ग्रुप। फॉर्मूला NH2 होता है। एक NH2 यहां लगाया और एक NH2 यहां भी लगाया। अब जिन पर लोन पेयर है, तुम जानते हो कि लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रिच है, वो लुईस बेस है। अब सेंट्रल मेटल आटम अगर इधर आ गया ना, लेट अस इमेजिन कि यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल आटम है, तो ये यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ से भी, और साइमल्टेनियसली एक रिंग का फॉर्मेशन होगा इसके आसपास। कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? अगेन 5 मेंबर। इस लिगेंड का नाम है इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। लेकिन इतना बड़ा नाम हम शॉर्ट में EN लिख करके दर्शाते हैं। EN लिख दो। EN का मतलब इथेन 1,2 डाइअमीन। पता हो कि ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। ये भी चिलेटिंग की ही कैटेगरी का है, बोलो है कि नहीं। अच्छा, चिलेटिंग लिगेंड्स वो होंगे जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है। सीधी सी बात कर रहा हूं मैं, 2 अगर डेंसिटी है तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, रिंग बन जाएगा। 3 है तब 3 एटम के जरिए रिंग बनेगा, 2 रिंग बनेगी वहां पर। हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी उनकी डेंसिटी है उससे एक कम रिंग बनती है। द नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड विल बी 1 लेस देन द डेंसिटी। अगर इनकी डेंसिटी 2 है, बाइडेंटेट है, ये दोनों क्या है? बाइडेंटेट। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी डेंसिटी से एक कम ये रिंग बना रहे हैं। बाइडेंटेट वर्ड भी समझ आ गया, डेंसिटी वर्ड भी समझ आ गया। डेंसिटी का मतलब कि एक लिगेंड कितने एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दे पाता है। एक लिगेंड अगर एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो वो यूनिडेंटेट, यानी कि वहां एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उसके जरिए कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आएगा। लेकिन अगर कोई बाइडेंटेट है तो उसके 2 एटम है जिनके जरिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और उसकी डेंसिटी 2 है, वो बाइडेंटेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। उस एक लिगेंड के जरिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। अपने सिलेबस में जो बाइडेंटेट है यही दोनों ध्यान रखना। अभी फिलहाल मैं आगे और जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, इतना तो क्लियर है। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है, ये समझ आ गया। ये बाइडेंटेट के लिस्ट में नहीं है। अरे इन दोनों के अलावा तुम्हें कुछ भी नजर आए वो मोनोडेंटेट मान लेना। क्या मान लेना? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब ये एक ही लोन पेयर के जरिए इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनाएगा। तो एक अमोनिया एक बॉन्ड बनाता है तो 6 अमोनिया 6 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब बात क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। अब एक टर्म आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले हम लोग। क्या? या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन होता है जनरली सेंट्रल मेटल एटम का। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब जैसे क्लास 11 के रेडॉक्स में करते थे कि आप इसको x मान लो। कितना मान लो? x मान लिया। CBSE में लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। हमारे बच्चे जान रहे कि डायरेक्टली इसका आंसर क्या है, तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है। अब करना क्या है वो बता रहा हूँ मैं। x और 6 अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड। मैंने इस पर कोई चार्ज नहीं दर्शाया है, ठीक है ना। और साथ में और पार्टिकल हैं, 3 Cl हैं। एक Cl का चार्ज तो 3 Cl का चार्ज 3 × -1 इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। क्या कर दिया? क्योंकि ओवरऑल तो मुझे न्यूट्रल ही नजर आ रहा है। अरे सॉल्ट है तो ओवरऑल न्यूट्रल होगा, जब कटायन भी अनायन भी तो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। अरे बोलो यस सर। अब यहाँ पर ये चेक कर लो, x प्लस 0 प्लस नहीं -3। अरे बोलो है या नहीं? -3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई +3। x इज इक्वल टू +3। लो भाई समझ आया तो बता दो। अरे हाँ या ना। पहला टॉपिक क्या चल रहा है फिर से देख लीजिए।
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कंपाउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म जिनमें क्या क्या हमने सीखा, लिगेंड्स किसको कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं, टाइप चार्ज के आधार पर, टाइप चार्ज के आधार पर, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। हर एक का एग्जांपल मैं यहां देता हुआ चलूंगा, तुम खुद ही पहचान जाओगे। एक चीज और बता रहा हूं, नेचर के आधार पे है ना दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, नेचर के आधार पर दो तरह के। नेचर का मतलब सर, मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही प्रकार के लिगेंड है कि दो प्रकार के लिगेंड है, इस आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी के सभी लिगेंड आइडेंटिकल है, एक ही जैसे है, तो वो होमोलेप्टिक, करेक्ट, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम में जुड़े तो हेटेरोलेप्टिक कहलाएगा। बोलो याद आ रहा है सब कुछ, है ना? तो यहां पर भी समझ लेते हैं क्या, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अरे सब समझ आ रहा है क्या, है ना? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या लिखा मैंने, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। क्या कह रहे हो सर, नाराज है क्या, गुस्से में पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, है ना, वो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बात को समझो। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हम लोग उनको कहते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम से सारे के सारे, बोलो, अरे सारे के सारे लिगेंड्स आइडेंटिकल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक। अब ये बताओ, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है कि हेटेरोलेप्टिक है? होमोलेप्टिक है। ये दिख रहा है कि इट्स अ होमोलेप्टिक, तो यहां लिख देता हूं लास्ट में इसको कि ये होमोलेप्टिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। बोलो हाँ कि ना? अगर कोई कहे कि हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? बोलो भैया, इसका ऑपोजिट बोल दो यार। ये रिवीजन का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा आपने, ठीक है ना, बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, देख लो। हेटेरोलेप्टिक है ना, उस पर मैं एक्टिव ज्यादा रहता नहीं हूँ, ये भी ईमानदारी की बात है, ठीक है ना। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, बोलो? हाँ, इफ अ सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक सेंट्रल मेटल आयन इज बॉन्डेड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना, लिगेंड्स या लाइगेंड्स जो बोलना बोल लो, सही है, ठीक है ना। नाम में क्या रखा है, तुम्हारे नाम को भी लोग, है ना, अलग तरीके से प्रोनाउंस करते होंगे। बोलो है या नहीं, ये बात क्लियर है? जल्दी बताइए। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, मेरे ख्याल से इतने सारे टर्म्स इसमें क्लियर हो जाने चाहिए। होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, सेंट्रल मेटल एटम, उसका टाइप है ना, लिगेंड के जरिए मिला कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज और है, ये यहाँ पर जो कोबाल्ट है ना, इसको आप कोबाल्ट अब नहीं कह सकते हो, क्योंकि पता चला इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा, +3। तो एक्चुअली में ये कोबाल्ट +3 आयन है। क्या है ये? कोबाल्ट +3 आयन है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, आपको याद आ रहा होगा, कोबाल्ट का नहीं लिखना होगा, कोबाल्ट +3 का। बॉन्डिंग को समझने के लिए कोबाल्ट नहीं देखना, कोबाल्ट +3 देखना है। अरे बोलो, बात क्लियर है? चले अगले पेज पर जल्दी बताओ, है ना। तुम लोगों को फोटो तो नहीं चाहिए? हाँ, वो पीडीएफ में भेजूंगा, टेंशन क्यों ले रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो, इन पर बताना है। मैं कुछ यहाँ पर सॉल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। CO NH3 Cl Br2, ठीक है। क्या क्या बताना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आप बताएंगे इसमें सेंट्रल मेटल एटम, आप बताएंगे लिगेंड्स, राइट बोलते जा रहे हो तुम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर, नेचर के आधार पर होमो है कि हेटेरो, टाइप ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बोलो समझ गए क्या क्या बताना है? बहुत बढ़िया। इनमें बताना है जी।
हो जाएगा जी, तीनों चारों पे ट्राई करना भाई। हो गया, जल्दी बताओ, लिखो मैं। चलो भाई आ जाओ, चलो। पहला सेंट्रल मेटल आइटम क्या लिया मैंने? CO कोबाल्ट। यहाँ वाले पर Fe मतलब आयरन, बोलो है कि नहीं? इस वाले में Cr मतलब क्रोमियम। सबका एटॉमिक नंबर भी मेंशन किया जाए। क्रोमियम का होता है 24, आगे के लिए जरूरत पड़ेगी अभी नहीं। इसका एटॉमिक नंबर 26, इस वाले का एटॉमिक नंबर 27 27, बोलो हाँ या ना। अब लाइगेंड्स कौन कौन से? NH3 एंड Cl माइनस। मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है उसके चार्ज भी पता होना जरूरी है ना। NH3 को क्या बोलते हैं? एम्बीन। और Cl माइनस को, अब जो अनायनिक लिगेंड है ना उनका नाम O पे खत्म होता है। अनायनिक लिगेंड का नाम क्लोराइड जो था वो क्लोराइडो, ब्रोमाइड जो था सल्फाइट जो था सल्फाइटो, सल्फेट जो था कार्बोनेट जो था। लेकिन शर्त ये कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो वो सिंपल आयन है भाई। आई बात समझ? ठीक है, तो Cl माइनस का नाम क्लोराइड या क्लोराइडो? क्लोराइडो है कि नहीं? अरे बात क्लियर है क्या? अच्छा, ये यहां पर लिख दिया। अब यहां का लिगेंड बताओ। अरे Cn, नाम इसका साइनाइडो C या साइनाइडो, वैसे अगर बोले तो इसी को बोला जाता है, वरना उसको आइसोसाइनाइडो भी कहते हैं। सब लोग जानते हैं Cn माइनस NC माइनस, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा, लेकिन ये दोनों या तो कार्बन साइड से जुड़ सकते थे या फिर, तो अगर कोई ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड है जो डोनेट तो कोई एक ही करेगा लेकिन जुड़ने वाला एटम बदल सके, चाहे तो हम कार्बन साइड से जुड़ जाए चाहे तो हम, तो उनको हम बुलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। आज भी याद है। और यही वाली बात SN1 SN2 में भी हमने बात करी है हेलो एल्केन में, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेट, अरे कुछ तो बात समझ आ रही होगी है ना। तो खैर एम्बीडेंटेट की बात हो रही है यहाँ पर, अगले पेज पे लिख भी देंगे इसको हम लोग, ठीक है जी। अब ये साइनाइडो C है, सारे के सारे एक ही जैसे लिगेंड है, ये भी देख सकते हैं। हम चाहते तो इसमें से कुछ को साइनाइडो रख सकते थे, कुछ को आइसोसाइनाइडो, तो फॉर्मूले में कोई परिवर्तन, फॉर्मूले में कोई चेंज, मतलब वो इसी का आइसोमर कहलाता, इसी का। तुम सब मुझसे पढ़े हुए आज से पता नहीं कितने महीने पहले, लेकिन ये बताओ कौन से आइसोमर कहलाएंगे? वो लिंकेज आइसोमर्स, याद तो है ही, बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। चलो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर बताना है भाई C2O4। सर भाई देखो, एक बार तुमने सेंट्रल मेटल आइटम पहचान लिया ना, तो इसके अलावा जो कुछ रह गया है वो तो भैया लीगेंड है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ रह जाए सेंट्रल मेटल आइटम के अलावा वो क्या है? लीगेंड है। तो यहाँ पर अब लीगेंड कौन सा? C2O4, सही है, सही है। -2, सर चार्ज आपको पता होना चाहिए। C2O4 पर 2 माइनस का चार्ज होता है, एक ऑक्सीडेटिव पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। नाम ऑक्सीडेटो, वैसे इसको ऑक्सीलेट आयन कहते हैं, पर यहाँ ये लिगेंड की तरह बिहेव करा तो इसको ऑक्सीलेटो बोला जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मान लिया X इसका मान लिया X, 5 अमोनिया का चार्ज, एमीन पे कोई चार्ज, एक और चीज है Cl, उसका हो गया -1। बाहर 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन का चार्ज कितना होता है? -1। एक क्लोरीन का चार्ज, एक अमोनिया का चार्ज, इतना तो पता ही अपने को। तो अब ये हो गया 2 × -1, ओवरऑल 0 चार्ज, ओवरऑल 0, बोला है कि नहीं। तो अब यहाँ से X की वैल्यू निकाल लो, इसका 0, इसका -2 और इसका -1 मिलकर के +3। नहीं आ रही है बात समझ? अरे समझ में आया क्या? X इक्वल्स टू, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला गया है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट यहाँ पर +3 पर है, बोलो आ रही बात समझ? अरे हाँ कि ना? यस सर। अब यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकाला है मेरे को? आयरन का। उससे पहले क्या है? पोटेशियम। हर पोटेशियम पे चार्ज, एक पोटेशियम का चार्ज +1। यहाँ ये डबल ब्लिंक करे तो बता देना, है कि नहीं? ठीक है ना, +1, ठीक है ना। आयरन का नहीं पता, एक साइनाइड का -1, एक साइनाइड का -1। तो कहने का मतलब है 4 × +1 प्लस आयरन का कितना? X, और 6 × -1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। नहीं आ रहा समझ? अरे आया क्या समझ? हर पोटेशियम +1 पे होता है भाई, S ब्लॉक का कटायन है, फिक्स वैलेंसी होती है। अब यहाँ से 4x - 2, 4x - 2 -6 है ना। अरे मिला करके -2, बोलो है कि नहीं? x - 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +2, गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना। x इक्वल टू +2, यानी कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी?
सर ये Fe2+ आयन है, क्या है ये? Fe2+ आयन है। बोलो ध्यान रहेगा ये सब। यहाँ पर निकालते हैं, बाहर क्या है? सोडियम, एक सोडियम का चार्ज, तो 3 सोडियम का चार्ज। इस वाले का नहीं पता है X, इसका -6। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। -6 क्यों? क्योंकि हर एक का एक ऑक्सीडेटर पे -2 है, तो 3 पर मिलेगा तो -6, इसका +3, -6 +3, -3 +3। ये अपना तरीका है, लेकिन सीबीएसई में ऐसे मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 सोडियम का 3 × +1, क्रोमियम का X, 3 ऑक्सीडेटर का 3 × -2 = 0। यहाँ से बिल्कुल ढंग से सॉल्व करो, एक स्टेप और लिख करके बता देना X = +3 है। बोलो भाई कौन सा सेटल मेटल आइटम लिया गया है? Cr। तो यहाँ पर Cr 3+ स्टेट में है। बोलो आ रही बात समझ? क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? अरे भाई समझ आ रहा है? ठीक है सर, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे और मुझे ठीक से पढ़ाने दोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें भी और मुझे भी। कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाओ चलो। 5 × 1। अरे बोलो NH3 क्या है? मोनोडेंटेट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसकी डेंटिसिटी क्या है? बोलो डेंटिसिटी 1। Cl- की भी टॉपिक पे आओ ना लायको, ठीक है ना? हाँ, एक अमोनिया मोनोडेंटेट, एक क्लोरीन मोनोडेंटेट, 5 × 1 प्लस 1 × 1। अरे नहीं समझ आया कैसे कैलकुलेट करो? 5 अमोनिया का 5 और इसका भी 1, सब मिला के 6। कुछ तो बोलो, है कि नहीं? इस वाले में बताना है 6 × 1 सब मिला के, इस वाले में 3 × 2 कितना? कोई दिक्कत नहीं सर। नेचर बताना है, नेचर। नेचर में क्या बताना है? होमो है कि हेट्रो? इसमें बताओ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगला बताओ, अगला है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बताओ। हाँ, इसमें ये मत समझ लेना कि सारे अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसा मत देखा करो, ठीक है ना? होमोलेप्टिक है। नेक्स्ट बताओ, अब क्या बताना है? पहले क्या दिख रहा है? पहले डब्बा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड। टीचर बोलते बोलते कुछ भी बोल जाता है भाई, है ना? मतलब वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं रहता है क्या बोल रहे हैं। कोई तो है ना? जादू वादू करा दिया मुझ पे। नेक्स्ट बताओ। सिंपल कॉम्प्लेक्स। राइटिंग ठीक है बोर्ड पे? बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना? चलो इतना समझ आ गया? क्या टर्मिनोलॉजीज क्लियर है? जल्दी बताओ। अभी यहाँ पर 2-3 और तरह के सॉल्ट रह गए, पता है कौन से? किस टाइप के सॉल्ट रह गए? न्यूट्रल वाले, है कि नहीं? तो न्यूट्रल वाले भी देखते हैं जरा। कुछ तो होता होगा, रुक जाओ। ऐसा कुछ होता है क्या इस वाले से? रुक जाओ रुक जाओ, रुको डब्बा रुको। ऐसे भी तो हो जाएगा, यही कह रही हूँ ना? अरे रुको, चलो बस देखो, है ना? कितने हो गए थे जल्दी बताओ? 3। अब 2 तरह के और है जो नहीं किया तुमने। एक तो ये वाले NiCO होल 4, ठीक है, बड़ा ही पॉपुलर है, एग्जाम्पल जानते भी होगे तुम सब, अभी टेस्ट में भी आया था शायद, है क्या नहीं? एंड अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, एक ये भी कॉम्प्लेक्स है ना? और एक मान लीजिए K3Cr, चार +3 - 1 K लगा दो, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। हाँ, इसमें बताओगे जल्दी, पेपर देखो। फेल हो गए ना? तो अब क्या कर सकते हो? अब एमीन्स और बायोमोलिक्यूल इतना कौन कौन करा है? ऐसा भी नहीं किया होगा उन लोगों ने।
मैं बता रहा हूँ कितने हैं बायोमोलिक्यूल और कार्बोक्सिल के लाओ। क्यों? उन लोगों ने वेटेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए थे। चल रहा है वो, चलने तो चलो कोई बात नहीं, तुम पता पॉज करने में ख़त्म ही कर दो वीडियो, वो मैं क्रॉप करा लूँगा। हाँ बताओ, पेपर है किसी के पास? ग्रीनफील्ड्स किसी के पास भी नहीं है। हर्ष कौन लाया? हर्ष लाओ भाई, घर पे ही है, ये स्कूल में ही छोड़ दिया। भाई ट्राई कर रहे हो क्या? चलो आ जाओ, देख लो बोर्ड पे। सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पर? निकल। यहाँ का सेंट्रल मेटल एटम, इस बार दो सेंट्रल मेटल एटम, Ag एंड Au, सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ का सेंट्रल मेटल क्रोमियम। लिगेंड बताओ? कोबाल्ट नहीं है, हाँ न्यूट्रल है, नाम है इसका कार्बोनिल। कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं इसको, कार्बोनिल। यहाँ का देखो NH3, जिसका नाम तो जानते होगे, अरे बोल दो। और वहाँ क्या जुड़ा है? Cn- का नाम है साइनाइडोसी। दोनों आइटम बताना पड़ता है, प्लीज ध्यान देके पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लो क्या क्या लिगेंड है, En और Cl-। En का नाम बताओ? इथेन 1,2, और इसका नाम कई जगह क्लोरो भी लिखा होता है कि नहीं? तुम लोगों ने अभी संडे टेस्ट में देखा होगा, क्लोराइड ना लेकर के क्लोरो भी। पुराने जमाने में मतलब लाइक क्लोराइड ना बोल के क्लोरो ही बोलते थे वो लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, निकल का मान लेते हैं X। अब हमारे पास है 4, है ना। यहाँ तो मैं पढ़ाते ही नहीं हूँ, मैं यहाँ तो पढ़ाती नहीं हूँ, उसमें मैं आऊँगा अभी पढ़ाने, ठीक है ना। मतलब 11वीं इसमें नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। प्लस 4 × 0, 4 × 0 इक्वल टू 0 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज दिस वन इज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ लिगेंड, इसका अपना कोई चार्ज, तो ओवरऑल 0 ही तो आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 0 आने का मतलब सेंट्रल मेटल पे कोई चार्ज, तो इस बार ये सेंट्रल मेटल आयन नहीं है, इस बार ये सेंट्रल मेटल एटम है। एक एक बच्चे का ध्यान बोर्ड पे चाहिए, यानी कि ये Ni है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ये है इसका सेंट्रल मेटल एटम। बोलो आ रही बात समझ? ध्यान रख लेना यहाँ पर, मतलब जब बॉन्डिंग को समझना होगा तो हमें निकल का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होगा। बात क्लियर है क्या? आगे आ जाओ, इस वाले पर चलते हैं जी। क्या क्या बताना है अब? ऑक्सीडेशन नंबर अब दोनों का बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर भी बताना होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड भी बताना होगा। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना। अब मेरी बात को समझो, इसमें एक ना एवरेज रूल लगाना पड़ेगा। हालांकि ये लॉजिक आपका तब क्लियर होता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम बाद में ये सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट करता है। जैसे आपको इस पूरे चैप्टर में नजर आएगा, क्रोमियम +3 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोबाल्ट +3 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कॉपर +2 पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, मोस्टली ये दिखेगा। जिंक +2 पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, आयरन +3 पर है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हालांकि आयरन +2 पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्रैक्टिस करते करते तो क्लियरली समझ आता है, लेकिन अभी सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझाइए। देखिए जरा, अमोनिया में पता है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होता है। साइनाइड पर -1, एक साइनाइड पे -1 होता है, एक साइनाइड पे, तो 2 साइनाइड पे -2 होगा, तो इसका चार्ज है 0, इसका है -2। पूरा नेगेटिव चार्ज जो इस पूरे सॉल्ट पे है ना -2 है, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज जो आना चाहिए +2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +2। +2 के लिए क्या मानना पड़ेगा कि बराबर बराबर दोनों में बढ़ गया है, +1 इस पर और +1 इस पर, तब जाकर के नेट चार्ज बैलेंस होगा। बोलो आ रही बात समझ? तो यहाँ पर इसका कितना आ रहा है जी? +1। एवरेज रूल लगाया मैंने, और इस पर भी कितना आ रहा है? +1। बात क्लियर है? जल्दी बताओ। गोल्ड +1 पे शो करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, सिल्वर +1 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही शो करता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। चलो आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है? 4। भाई ये बाइडेंटेट नहीं है ना, मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट में ऑक्सीडेटो और En याद रखना है। अफसा ध्यान दो इधर, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, सिल्वर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ गोल्ड, अरे बोलो कितना? 2 रहेगा। यहाँ पर बताना है जी कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताना है? क्रोमियम का।
EN आ गया, हर EN बाइडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होता है? बाइडेंटेट लिखो, डाइडेंटेट लिखो, बात एक ही है। ये बाइडेंटेट है तो एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 EN 4 बॉन्ड। और अच्छा एक ही EN है क्या? अच्छा ये एक ही EN है, तो एक EN के लिए कितने बॉन्ड बने होंगे? 2। अरे बोलो है कि नहीं? और 4 क्लोराइडो अकेले अकेले 4, सब मिलाकर के यहाँ कितने बॉन्ड बने? 6 बॉन्ड बने। हम आगे बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल आएगी, ज्योमेट्री वगैरह हम बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हम आगे पढ़ेंगे, 2 केसेस होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। आप लोगों को मैंने पढ़ाई दिया, VBT वगैरह भी बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है? किसी को याद आ रहा है क्या? हाँ ये वाला टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल आएगा। बोलो है कि नहीं? हम बाद में पढ़ेंगे, अभी कैसे क्यों वो मत चिंता करो, आगे हम लोग सीख जाएंगे। नेचर की बात करो, होमो या हेट्रो? अरे बोलो भाई, होमोलेप्टिक। ये होमो या हेट्रो? हेट्रो नहीं बोल सकते इसको, होमोलेप्टिक ही बोलोगे। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है होमोलेप्टिक टाइप के हैं, इस वाले में ये हेट्रोलेप्टिक है। क्या? अच्छा इसका रह गया था, कहाँ लिखना था? यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए जी? सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एक पोटेशियम +1, क्रोमियम का नहीं पता, इसका 0, इसका -1, तो टोटल मिला के -4, इसका -4, इसका +1, -4 +1, -4 +1 -3, क्रोमियम पे +3। सर पेपर में कैसे लिख रहे हैं? 1 किसका चार्ज है? पोटेशियम का, जागते हुए पढ़ेंगे। +x, एक EN का चार्ज 0, 4 Cl का चार्ज -1 = 0। बोलो है ना, कितना? x की वैल्यू +3। नहीं आया ना समझ? मतलब यहाँ जो सेंट्रल एटम है वो +3 स्टेट पर रखा हुआ है जी। सेंट्रल एटम कौन से स्टेट पर है? क्रोमियम 3+ पे रखा हुआ है। क्या बात क्लियर है? बोलो है कि नहीं? अब क्या रह गया, जल्दी बोलो। टाइप, ये कैसा है? सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है। अब 3 बार बोल के रिवाइज भी तो कराना है। न्यूट्रल, बोलो आ रही बात समझ? क्या है ये? न्यूट्रल। अगला बताओ, कैटायनिक पार्ट भी इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स, एंड अनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। CCC है, याद है, ऐसे लिखा था उस वक्त। हाँ इसमें बोलो, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन। बोलो ठीक है? क्या ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गए? या कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसके बाद किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कि आपको पता हो कि लिगेंड्स क्या हैं, उनके चार्ज क्या है। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है, तो फटाफट पहले लिगेंड्स के बारे में बताता हूँ मैं, थोड़ा टाइम है अभी, है ना। अब दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया। लिगेंड्स क्या है जल्दी बताओ? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, है कि नहीं? करण नहीं पसंद आ रही है। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, ध्यान दो इधर, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which donates their electron pairs into the vacant orbital of central metal atom और central metal ion। बोलो आ रही बात समझ? किसकी डेफिनेशन लिखी गई जल्दी बताइए? कि लिगेंड्स क्या होते हैं बता दिया गया। अब टाइप्स की बात करें तो चार्ज के आधार पे पहले क्लासिफाई करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, सब लोग ध्यान देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज कैटायनिक, अनायनिक एंड न्यूट्रल। बोलो आ रही बात समझ? 3 प्रकार के हो सकते हैं सर, 3 प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान देंगे। एक हो सकता है आपका कैटायनिक लिगेंड्स,
कैटायनिक लिगेंड्स, दूसरा हो सकता है जी अनायनिक लिगेंड्स, और तीसरा न्यूट्रल लिगेंड्स। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है? कैटायनिक लिगेंड्स, अनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड। मैं अगर आ गया ना वहां पर, भले कैमरे पे ध्यान देना, है ना, इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। कैटायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल, ये 3 तरह के हो सकते हैं। अब हमारे पास कैटायनिक भी हो सकता है, अनायनिक भी। सबसे पहले अनायनिक ही देखते हैं, वही इंपॉर्टेंट भी है। अनायनिक लिगेंड्स, अनायनिक लिगेंड्स, राइट। अनायनिक लिगेंड्स का नाम ओ पे खत्म होता है। किस पे खत्म होता है? देयर नेम एंड्स विथ ओ। मैं यहां पहले लिख लेता हूं, देयर नेम एंड्स विथ ओ। ओ पे खत्म होगा जी। सर इसका क्या मतलब है, जरा समझाइए। ओ पे खत्म होने का मतलब है कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ये दिख रहा है, येलो ज्यादा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, चलो आइड जो है, तुम तो यार जो मैं नहीं चाहता था वही बता रहे हो तुम। ठीक है, आइड जो है वो बदल जाएगा आइडो में। आइड आयंस को आइडो बोलेंगे हम लोग, है ना। अगर हमारे पास आइट है, आइटो बुलाना है, आइटो, है ना। 8 जो है एटो टाइप के आयंस होंगे। बोलो आ रही बात समझ? ये ध्यान रहे जी, है ना। बात नहीं करो प्लीज, समझो जरा। जैसे सर, जैसे आप समझो, है ना, बहुत सारे ऐसे आयंस है जिनको हम आइड मानते हैं, आइड बुलाते थे। F- फ्लोराइड कहते थे, फ्लोराइडो है ये। Cl- क्लोराइड कहते थे, क्लोराइडो है यहाँ पर। Br-, ऐसा तभी जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है तब नहीं, अंदर है तब। बोलो आ रही बात समझ? I-, H-, पहले इनका नाम लिख देते हैं जल्दी से, है ना। काशिफ कह रहा है कि वो कम नजर आ रहा, थोड़ा डार्क पे करते हैं फिर, है ना। F-, भाई ये तो नजर आ रहा होगा तुम्हें, क्लोराइडो। Cl-, क्लोराइडो। Br-, ब्रोमाइडो। I-, आयोडाइडो। ये हाइड्राइड आयन से बना हाइड्राइडो। अरे नहीं समझ आ रहा कुछ भी, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक इस चैप्टर में ना, है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि इस चैप्टर की जान कौन है? लिगेंड्स है भाई, है ना। तो देख लो, है ना, वरना तुम्हारी जान जो है कहीं और। ठीक है, Cn-, Nc-, OH-। बोले है या नहीं, बता पाओगे ये सब, है ना। अच्छा, C2O4 2-, सही है, बढ़िया। CO3 2-, और NO2-, ONO-, इसी का भाई है। अरे इसी का भाई है यार, है कि नहीं। Cn- के बराबर में लिख रहा हूँ OCn-, NCO-, और इसी के बराबर में SCN-। तुम लोग को याद आ रहा है कुछ? हाँ फिर तो बढ़िया, अगर इतना याद कर पा रहे हो तो, ठीक है ना। लिखते हैं जरा, बताओ भाई। Cn-, साइनाइडो कह सकते हो, साइनाइडो C कह सकते हो, आइसोसाइनाइडो कह सकते हो, या सायानाइडो N। बोलो है कि नहीं। हाइड्रोक्साइडो, ऑक्जेलेटो, बोलो है कि नहीं। कार्बोनेटो, कार्बोनेट आयन है, कार्बोनिक एसिड से बना हुआ है। नाइट्राइटो N, पहला एटम देख रहा है जो डोनेट कर रहा। ये और ये भी एम्बिडेंटेट है, ये और ये भी एम्बिडेंटेट। भैया एम्बिडेंटेट वाले को थोड़ा हाईलाइट कर लिया जाए, है ना, बॉक्स में डाल दिया जाए। बॉक्स में डाल दूं ये दोनों, बोलो है कि नहीं, ध्यान रहे। उसी तरह से यहां पर भी नहीं हुआ है सेलेक्ट, कोई बात नहीं, अलग लिख देते हैं, है ना। हाँ जी, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O,
नाइट्राइट हो, फॉर्मूला सेम ही है, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन। इसका नाम देखो, ये है साइनाइडो, ये है आइडो है ना, ये एटो है, सायनेटो। ओ कितना 4:09, 4 बजे वाले भी बच्चे आ गए और तुम्हारा भी टाइम हो गया। साइनेटो एन। हाँ, ऑक्सीजन हटा के अगर सल्फर लगाए तो वर्ड थायो आना चाहिए, तो इसका नाम है थायोसायनेटो एस। कहाँ आ गया थायोसायनेटो एस? जगह ही नहीं है भाई, ये खेल रहा है ना। थायोसायनेटो एस। अगला बताओ, थायोसायनेटो एन। क्या ये बात क्लियर है? एम्बिडेंटेट वाले कहाँ रख दिए गए हैं? बॉक्स में, जैसे तुम्हारे दिमाग में था तो, पर वो बॉक्स खो गया, याद नहीं है ना कईयों को। बोलो है या नहीं? क्या यहाँ तक आज रहने दें? मिलेंगे इसी तरीके से ऑल्टरनेट डेज में, ठीक है ना। थैंक यू। उसको भाई खत्म कर दो। चलो देखो, लास्ट क्लास में बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ना पहला रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे हुए थे कि लिगेंड्स किसको कहते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वो टर्मिनोलॉजी है कि किसी भी सॉल्ट के अंदर ना एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा होगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले हिस्से को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें मिलेंगी, सेंट्रल मेटल एटम और कुछ मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल, जिसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। ये अनायनिक नेचर के भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर अनायनिक नेचर के हैं तो जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन रिच तो हैं ही, कि केमिस्ट्री की दुनिया में जितने भी एनायंस हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, वो लुईस बेस हैं, उनको हम लोग यहाँ पर लिगेंड्स कहते हैं। लेकिन न्यूट्रल वाले भी लिगेंड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनफैक्ट कटायनिक स्पीसीज भी लिगेंड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, उनके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, है ना। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम जो कि यूजुअली डी ब्लॉक का या पी ब्लॉक का मिलेगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और साथ में होंगे इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल जिसको बोलते हैं लिगेंड्स। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, दैट्स गिव यू कोऑर्डिनेशन नंबर। उससे कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाता है अपने को। कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए आपको देखना होगा कि लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। अगर वो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसका मतलब ये होता है कि एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बना पाएगा, उसके थ्रू कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा। लेकिन कुछ बाइडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं, और बाइडेंटेट लिगेंड जैसे ऑक्जेलेटो और जैसे इथेन 1,2-डायमीन, ये अकेले ही दो बॉन्ड बना लेते हैं। और अगर ये अकेले दो बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके एक लिगेंड की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। तो अगर ऐसे 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो उसकी वजह से वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 की वजह से 6 आएगा, 2 की वजह से 4 आएगा। बोलो है या नहीं? खैर, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे। ऊपर से हमने बोला कि चार्ज के आधार पर हमारे पास 4 तरह के सॉल्ट्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एंड नेचर के आधार पर कि सेंट्रल मेटल एटम एक ही जैसे लिगेंड से जुड़ा हुआ है या एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड से जुड़ा हुआ है, उस आधार पर हमारे पास होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो जिसमें लिगेंड के आसपास एक ही तरह के लिगेंड्स हैं, मतलब सभी लिगेंड आइडेंटिकल हैं। और अगर वो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा तो एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड से अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम। ये सारी बात पढ़ाने के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे जिसमें ये टर्म्स को क्लियर कर रहे थे। साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल रहे थे सेंट्रल मेटल एटम का। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको लिगेंड का चार्ज पता होना ज़रूरी है, कि वो न्यूट्रल लिगेंड है कि वो चार्ज लिगेंड, और चार्ज भेदो कितना चार्ज है ये पता होना चाहिए। खैर, इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए थे। शाम के बैच के कुछ बच्चों को ये भी कराया था जो कि आपके सामने ही, और आप भी जान रहे हो, शायद ही आपको कराया मैंने, कराया है ये, यस, पिछले लेक्चर में था ये कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने करा दिए थे उनको। कुछ और भी बच्चे थे जो शाम के बैच में आते हैं, तो उसमें है ना ये कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसमें बताइए कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है? ऑब्वियसली जिंक। लिगेंड कौन है? NH3। NH3 का नाम क्या है? एमीन, डबल M के साथ। न्यूट्रल लिगेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन बाहर सल्फेट है तो सल्फेट का चार्ज कितना होता है? -2। तो X इसका मान लिया मैंने ऑक्सीडेशन नंबर। 4 अमोनिया का कितना चार्ज हो गया? 0, और 1 सल्फेट का चार्ज -2। इक्वेट कर दिया इक्वल टू 0 से, तो X की वैल्यू आ गई है +2। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो एमीन जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा। किस टाइप का सॉल्ट है ये? कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। स्क्वायर ब्रैकेट पहले दिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, वो पहले कैटायन होता है और बाद में क्या होता है? अनायन। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। अगली तरफ देखें तो सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन टाइप का सॉल्ट है ये। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकल है। लिगेंड कौन है? Cl-, जिसको हम क्लोराइडो कहेंगे। एक क्लोराइडो पर चार्ज कितना होता है? -1 का होता है। टोटल चार्ज निकालेंगे तो 2 पोटेशियम का चार्ज हो जाएगा +2। निकल का मान लिया मैंने X, और 4 क्लोराइडो का चार्ज हो गया, 4 × -1 -4 इक्वल टू 0 किया, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +2 आ गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 4। किस टाइप का सॉल्ट है ये? सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन। होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक है? होमोलेप्टिक है। क्या है ये? होमोलेप्टिक। क्यों कह रहा हूँ मैं होमोलेप्टिक? क्योंकि सभी के सभी
सेंट्रल मेटल एटम के आसपास आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं। खैर इस वाले को देखते हैं, CrNH3 होल थ्राइस Cl3। अब ना तो कैटायनिक पार्ट है इससे पहले, ना तो अनायनिक पार्ट है, जिसका मतलब ये हो गया कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। अच्छा, दूसरी बात सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, लिगेंड दो तरह के हैं, तो जाहिर है ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 3 तो एमीन लिगेंड और 3 क्लोराइडो लिगेंड है यहाँ पर। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है। चार्ज ओवरऑल 0 आएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। इसका मान लिया मैंने x, 3 अमोनिया का चार्ज हो गया 0 और 3 क्लोराइडो का चार्ज हो जाएगा 3 × -1 -3, तो ओवरऑल चार्ज इस पर आ जाएगा +3। लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स को देख लो एक बार, क्या लिखा हुआ है? CuEn होल ट्वाइस Br2। कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल अनायन टाइप का सॉल्ट है ये। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कॉपर। लिगेंड क्या है? EN का नाम क्या है? इथेन 1,2-डाइमीन, इथेन 1,2-डाइमीन। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, 2 EN का चार्ज 0 और 2 Br का चार्ज हो गया -2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? +2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो 1 EN के जरिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है, तो 2 EN के जरिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा। किस टाइप का सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल अनायन, और ये एक होमोलैप्टिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब इसको करने के बाद हम आ गए थे लिगेंड्स पर, है ना। पिछले क्लास में ये आपको पढ़ाया था थोड़ा बहुत। लिगेंड्स का मतलब क्या होता है कि ये वो इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल हैं जिनका काम है कि वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बोलो आ रही बात समझ। और सेंट्रल मेटल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि लिगेंड्स द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो है वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और लिगेंड जो है वो ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमारे पास 3 तरह के लिगेंड होते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स, अनायनिक लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। बोलो इतनी बात समझ आ रही क्या? अनायनिक लिगेंड की हम बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि अनायनिक लिगेंड का नाम O पे खत्म होगा। क्विकली रिवाइज करना और बढ़िया तरीके से रिवाइज करके चलना आगे। जो आइड टाइप के आयन होते हैं उनको एज अ लिगेंड आइडो बुलाना है, और लिगेंड की तरह वो बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड ही है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो आयन है। बोलो आ रही बस। आइड वालों को आइडो, आइट वालों को आइटो, एट वालों को एटो। जैसे F- को यूजुअली हम फ्लोराइड बोलते हैं, अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो फ्लोराइडो, सोना नहीं है यहाँ पर। Cl- को हम लोग क्लोराइड कहते हैं, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो क्लोराइडो। Br- को ब्रोमाइड कहते हैं, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो ब्रोमाइडो। I- को आयोडाइड कहते हैं, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो आयोडाइडो। H- को हाइड्राइड कहते हैं, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो हाइड्राइडो। Cn- साइनाइडो, लेकिन Cn और Nc का फॉर्मूला सेम है, दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन दोनों का डोनेटिंग एटम डिफरेंट है। Cn- में डोनेटिंग एटम कार्बन है और Nc- में डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है। तो कहा गया कि दोनों को साइनाइडो बोल दो, लेकिन डोनर एटम बता दो। अगर मैं साइनाइडो C बोल रहा हूँ तो बात हो रही है Cn-, लेकिन अगर मैं साइनाइडो N बोल रहा हूँ तो बात हो रही है Nc- की। बोलो बात क्लियर है क्या? सिमिलरली OH- हाइड्रोक्साइडो, C2O4 ऑक्सिलेटो, ये बाइडेंटेट है, आप जान रहे हो -2 का चार्ज होता है। कार्बोनेटो, CO3 को क्या बुलाते हैं? कार्बोनेटो। NO2- को क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो N। अब NO2- ONO- दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ऐसे लिगेंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट डोनर एटम्स। बोलो आ रही बस। NO2- और ONO-। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगर हम आगे चले, OCN- और NCO-। बोलो आ रही बात समझ। OCN- और OCN- का नाम है सायानेटो O और NCO- का नाम है सायानेटो N। SCN- का नाम है थायोसायानेटो S। ऑक्सीजन हटा करके सल्फर लगाओगे तो थायो वर्ड तो आएगा, थायोसायानेटो S। और NCS- का नाम हो जाएगा थायोसायानेटो N, थायोसायानेटो N। SO4- का नाम है सल्फेटो और NH2- का नाम है अमाइडो। बात क्लियर है जी? चलिए इसके बाद कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स है जो आपको आने ही आने चाहिए। ना व्हाट आर दोज न्यूट्रल लिगेंड्स? न्यूट्रल लिगेंड में CO है, CO का नाम होता है कार्बोनिल, है ना। ये जो इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में बार बार दिखेंगे, उनको लिख रखा है मैंने। H2O को हम क्या बोलते हैं? एक्वा। NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। EN का नाम क्या होता है? इथेन 1,2-डाइएमीन। NO का नाम क्या होता है? नाइट्रोसिल। अच्छा, EN का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बनाया था, अब भी बना दिया। इथेन 1,2-डाइमीन का स्ट्रक्चर यही होता है। वाइवा में भी कई बार स्कूल में जो एक्सटर्नल्स आते हैं ये बीच बीच में आपको चेक करते रहते हैं, है कि नहीं? वो स्ट्रक्चर ही बनाने को कह देते हैं। नेक्स्ट C2H4 का नाम है इथीन या इथाइलिन। इथीन इसका UPSC नेम है। ये पाई डोनर लिगेंड है बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी वजह से ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करता है। पिरिडीन, जिसका फॉर्मूला होता है C5H5N, अक्सर PY लिखा हुआ मिलेगा। मिथाइलमीन या मिथेन अमाइन, ये रहा CH3NH2। NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन। कुछ कैटायनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं। कैटायनिक लिगेंड का नाम EM पर खत्म होगा। किस पर खत्म होगा? EM पर। जैसे हाइड्रोजन तो होता है NH2NH2, अब उसमें एक तरफ H+ लगा दिया मैंने, तो अभी भी इस पर एक लोन पेयर तो है ना, तो लोन पेयर है तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लिगेंड है, तो ये हाइड्रोजीनियम कहलाएगा। NO+ का नाम है नाइट्रोसिलियम। NO2+ का नाम है नाइट्रोनियम। बोलो आ रही बात समझ। नेक्स्ट है O2+, डाईऑक्सीजेनियम।
Cl प्लस क्लोरीनियम, Br प्लस ब्रोमीनियम। तो ये थे कुछ लिगेंड्स चार्ज के आधार पर, बोलो है कि नहीं। डेंसिटी के आधार पर अगर मैं सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से मैं चीज़ों को बताऊं तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है जी, डेंसिटी के आधार पर कितने तरह के लिगेंड हो सकते हैं। देखिए मोनोडेंटेट हो सकते हैं जिसको आप यूनिडेंटेट भी कहते हो, या बाइडेंटेट हो सकते हैं, या डाइडेंटेट हो सकते हैं, टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन। ठीक है ना। एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से आपको बाइडेंटेट पता होना चाहिए, आपको एक हेक्साडेंटेट पता होना चाहिए, अक्सर उसके बारे में पूछा जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं डेंसिटी क्या है। वैसे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड का मतलब क्या है जी। डेंसिटी का मतलब है कि एक लिगेंड है ना कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है साइमल्टेनियसली इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सो इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय a ligand simultaneously, donated by a ligand simultaneously into the vacant orbital, of central metal atom या फिर सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के वेकेंट ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक लिगेंड डोनेट कर सकता है साइमल्टेनियसली, एक ही समय में, उसको हम उसकी डेंसिटी बुलाते हैं। ठीक है, इस आधार पर हमारे पास लिगेंड जो हो सकते हैं, यू कैन हैव अ यूनिडेंटेड लिगेंड, राइट। आपके पास हो सकता है यूनिडेंटेड लिगेंड, है ना। यूनिडेंटेड लिगेंड किसको कहेंगे, जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, मतलब इनकी डेंसिटी कितनी रही होगी, 1 रही होगी, डेंसिटी 1। तो जो बाइडेंटेट के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ना, उस बाइडेंटेट के अलावा जितना कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो सबके सब क्या है, यूनिडेंटेट है। प्लीज़ यहीं ध्यान दो, ठीक है ना, वो सबके सब क्या है, यूनिडेंटेट है। जैसे मैं अनायनिक उठा लेता हूँ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये वाले दिखेंगे आपको, तो ये सबके सब क्या है, मोनोडेंटेट है, यूनिडेंटेट है। OH माइनस, बोलो है कि नहीं। इसके अलावा Cn माइनस, Nc माइनस, एम्बिडेंटेट में और आता है OCN माइनस, NCO माइनस, आरी बात, SCN माइनस हो सकता है, NCS माइनस हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है, ONO माइनस हो सकता है, बोलो आरी बात। अमाइडो हो सकता है, NH2 माइनस, बोलो आरी बात। इसके अलावा है ना आपके पास हो सकता है कार्बोनेटो। हालांकि कार्बोनेटो के बारे में बताऊँ तो कुछ स्पेशल टाइप के भी लिगेंड्स होते हैं जो यूजुअली हम लोग पढ़ाते हैं, सीबीएसई में इसका जिक्र नहीं है वैसे, जिसको हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स हम लोग उनको कहते हैं जो अपनी ना डेंसिटी को चेंज कर सकें। शायद कुछ बच्चों को मैंने बताया भी, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब हो गया वो लिगेंड जो अपनी डेंसिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स में वो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो किसी कॉम्प्लेक्स में वो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहे होंगे। तो एक तो वो हो गया अपने पास कार्बोनेटो, जल्दी बैठ जाओ, SO4 2- जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फेटो। क्या बोलते हैं, सल्फेटो। ये भी एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है जिसको मैं बबल कर रहा हूँ, जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स कैन चेंज देयर डेंसिटी इन अ कॉम्प्लेक्स। तो हो सकता है कि सल्फेटो कहीं पर मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो कहीं पर ये बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव कर रहा होगा। खैर ध्यान रखेंगे, आपके सिलेबस के हिसाब से मोस्टली ये मोनोडेंटेट की तरह ही दिखेगा, इसलिए मैं इसको मोनोडेंटेट की कैटेगरी में रख रहा हूँ आपके पास। ठीक है, न्यूट्रल वालों में चलूँ तो NH3 ऑब्वियसली मोनोडेंटेट है, CO मोनोडेंटेट है, आ रही बात समझ, H2O एक्वा मोनोडेंटेट है, PY पिरिडीन मोनोडेंटेट है। ठीक है ना, EN आपको जो दिख जाए, EN तो बाइडेंटेट है, खैर है ना। C2H4 जो आपका है, इथीन है ना, मोनोडेंटेट है। इसके अलावा आपने मिथाइलामीन सुना है ना, बराबर में लिखा होगा शायद, है ना, मोनोडेंटेट है। तो मोस्टली तो मोनोडेंटेट ही अपने सिलेबस में, बोलो समझ रहे हो क्या। लेकिन अब आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की तरफ। बाइडेंटेट लिगेंड आखिर हम लोग किनको कहते हैं वो देखने जा रहे हैं। बात नहीं करेंगे क्योंकि अब इतने टॉपिक के बाद ना आपको 3-4 चीज़ें ठीक से समझ आने लगेंगी। IUPAC नेम लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ये 3 काम आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे। ठीक है जी, देखते हैं जरा बाइडेंटेट लिगेंड्स किसको कहते हैं। वो लिगेंड जो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो, ठीक है ना। सो लिगेंड्स विच कैन डोनेट
विच कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बोलो है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स साइमल्टेनियसली into the vacant orbital of a central metal atom oblique central metal ion. सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के वेकेंट ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर साइमल्टेनियसली कोई लिगेंड डोनेट करता हो तो हम उसको कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल हम लोग पहले से भी जान रहे हैं इनके, व्हाट आर दोज एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल हो सकते हैं सर ऑक्सिलेटो C2O4 2-, दूसरा आप लोग जान रहे हो EN जिसका नाम है इथेन 1,2 डाइमीन, न्यूट्रल लिगेंड है ये, इथेन 1,2 डाइमीन, C2O4 का नाम है ऑक्सिलेटो। स्ट्रक्चर बना लेंगे इनका, हाँ सर पहले भी बना है। ऑक्सिलेटो ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ है ना, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OH और OH, लेकिन आप यहाँ से H+ को आयनाइज कर दो, CO- मिलेगा और CO- मिलेगा। एक बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर सेंट्रल मेटल एटम इसके आसपास पहुँचता है, लेट दिस बी अ सेंट्रल मेटल एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको यहाँ से भी डोनेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से भी डोनेट कर देगा, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड का एग्जांपल है। इथेन 1,2 डाइमीन की बात करूँ मैं, तो इथेन 1,2 डाइमीन कैसे बनेगा? CH2 NH2 राइट एंड NH2, यही है ना, बोलिए। इन दोनों नाइट्रोजनों पर एक एक लोन पेयर होगा, और अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। ये दो तो कम से कम आपको आने चाहिए हर हाल में, बोलो आ रही बात समझ। होते और भी हैं जो मैंने वैसे तो कराया होगा, लेकिन फिर भी अभी आपको पता ये होना चाहिए, रिवीजन बैच चल रहा है, रिवीजन में लिमिटेड पता हो लेकिन काम की चीज़ें पता हो कम से कम। इसके बाद एक चीज़ और लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। क्या लिखेंगे भाई? बड़ा ही फेमस है ना। अल्टीमेटली मैं बताऊँ लिगेंड्स की डेंसिटी गिनने के लिए ना आपको इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स को जोड़ना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स क्या हो सकता है? नाइट्रोजन अगर है तो उस पर लोन पेयर होना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आए तो लोन पेयर होगा ही होगा, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरी बात, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल ऑक्सीजन से नहीं ले सकते हो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। बोलो आ रही बात स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, हेक्साडेंटेड लिगेंड भी इसी से बनाएंगे एक हम लोग, बड़ा ही फेमस है। आप जान रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल बड़ा ही फेमस है EDTA-4, बोलो है कि नहीं? EDTA-4 बड़ा ही फेमस आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड। नाम इसका क्या होता है? इथेन 1,2 डाइमीन टेट्रा एसिटेटो आयन है ना, या इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटेटो आयन, जैसे भी लिख लो। बोलो बात समझ आ रही क्या? ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो समझते हैं। हमने कहा कि इथेन 1,2 डाइमीन टेट्रा एसिटेटो बनाना है, तो इथेन 1,2 डाइमीन तो नजर आ रहा है अपने को कि इथेन 1,2 डाइमीन में ये रहा होगा CH2 NH2 लेकिन इसने कहा टेट्रा एसिटेटो, तो बेसिकली आपको 4 एसिटेटो ग्रुप लगाना है जी। एसिटेट हम कहते हैं CH3COO को, CO- को, तो मैंने उसका एक H हटा करके नाइट्रोजन से जोड़ दिया। दूसरा एक एसिटेटो और लगा रहा हूँ मैं, CH2COO-, ये 2 एसिटेटो लगा दिए। तीसरा एक एसिटेटो लगाते हैं CH2COO-, एक और लगा लेते हैं CH2COO-। बोलो यही रहेगा। मैंने कहा नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर लोन पेयर आएगा ही आएगा, जैसा कि नजर आ रहा होगा इस पर लोन पेयर होगा, तभी जाकर के इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो पाएंगे। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ही करेगा हर हाल में। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करूँ तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा? ऑब्वियसली एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से, एक लोन पेयर के जरिए, एक और इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के जरिए। बोलो है कि नहीं? इसके अलावा ये वाला लोन पेयर ये डोनेट करेगा इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के जरिए और इस भी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के जरिए। तो इसकी टोटल डेंसिटी कितनी हो जा रही है? 6। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? डेंसिटी 2 है तो एक रिंग बन सकता है सेंट्रल मेटल एटम के पास। डेंसिटी जिसकी 3 होगी, जाहिर है 2 बनाएगा वो। डेंसिटी 6 है तो कितने रिंग बना पाएगा? ये 5। अच्छा, जनरली ये देखा गया है कि रिंग अगर बनता है तो ऐसे लिगेंड को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं, मैंने बताया पिछले लेक्चर में। तो चिलेटिंग लिगेंड्स ना कॉम्प्लेक्स को नॉन चिलेटिंग लिगेंड से कहीं ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जितने ज़्यादा रिंग्स बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हाई होगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना।
चिलेटिंग लिगेंड्स का भी जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। अगर कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स, है ना, तो आप कह सकते हो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, है ना, पॉलीडेंटेड, एक से ज़्यादा जिसकी डेंटिसिटी है, वही तो रिंग बना पाएंगे। सो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स when donate there electron pair to the central metal atom or central metal ion, है ना, they form ring around them, है ना। This phenomena of ring formation, देखो तबीयत वैसे ठीक नहीं है, इरिटेट मत ही करना क्लास में, चुपचाप रिवाइज कर लो, है ना। दिस फिनोमेना अराउंड, बोलो, सेंट्रल, दिस फिनोमेना ऑफ रिंग फॉर्मेशन, राइट, दिस फिनोमेना ऑफ is called chelation. This phenomena of ring formation is called chelation. And such ligands are called such ligands are called chelating ligands. Chelating, तो हो सकता है इस पर एक ऑब्जेक्टिव पूछ ले सीबीएसई, पहले भी पूछा है, 4 ऑप्शन देकर के इनमें से कौन चिलेटिंग लिगेंड्स है और कौन नहीं है। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स में ना एक चीज़ और ध्यान रखना, कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स में अगर कोई आपसे कहता है NH3 पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव, सॉरी, तो NH4 पॉजिटिव कोई लिगेंड नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये कोई लिगेंड नहीं है, इस पर नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना दिए यहाँ पर, 4, और मैक्सिमम से मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर रहेगा, चौथा बॉन्ड बनाएगा तो उस पर लोन पेयर नहीं रहेगा। बोलो आ रही बात समझ, तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, मतलब ये लिगेंड की तरह नहीं बिहेव कर सकता है। सिमिलरली H3O+ में ऑक्सीजन ने अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी अचीव कर ली है, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करता है तो एक ही डोनेट करता है, और इस प्रकार वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है, जहाँ पर अगर हम देखें H3O+ में हाइड्रोनियम में, तो हाँ ऑक्सीजन ने टोटल 3 बॉन्ड तो बना दिए हैं, बोलो है कि नहीं, H3O+, ऑक्सीजन के आसपास कितने बॉन्ड बन गए, 3, अब इससे ज़्यादा ये बना भी नहीं पाएगा, तो ये लोग लीगेंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट अ लीगेंड, नॉट अ, इस पर भी सीबीएसई ने पहले पूछ रखा ऑब्जेक्टिव सवाल, और जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते रहें, जब PYQs करोगे तो अपने आप दिख जाएंगे ये सवाल। दीज आर नॉट अ लीगेंड, ये कोई पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स नहीं होते हैं। खैर, अब इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, क्या हो गया, अच्छा नेक्स्ट पेज ऐड करना है ना, कहाँ से आया था अपना पहले बैकग्राउंड, यहीं से था, अच्छा ये बोला था। चलो अब हम लोग करने जा रहे हैं कुछ NCERT वाले क्वेश्चंस, वो देखते हैं ज़रा। 12th है क्या कहीं पर, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये रहा। हम क्या करेंगे, पहले तो ऑक्सीडेशन सेट निकालने वाले क्वेश्चंस कर लेंगे जितने भी NCERT में, हाँ मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से दूंगा, ठीक है। सवाल हमारा रहेगा, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। चलिए जी, पहला सवाल तो ये है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नाम लिखना और नाम लिखने के लिए ऑक्सीडेशन सेट निकालना आना चाहिए। मैं जान रहा हूँ कई बच्चे डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि उनको सिखाया गया डायरेक्ट लिखना भी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपको वो एक्स वाले मेथड से लिख करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि स्कूल में आप नंबर अपने ना कटने दें। चलिए जी,
इनमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल दो जल्दी से। क्या हो गया? क्वेश्चन ज़्यादा ब्राइट हो गया जी। रिमोट वहीं ले आओ। ओके तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है? CO NH3 होल 4 H2O Cl एंड ब्रैकेट के बाहर Cl2। सही है। इसमें करना क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मैं इसका x मान लेता हूँ, बोलो ठीक है। अच्छा 4 अमोनिया का कितना हो जाएगा? 0, और 1 पानी का भी कितना हो जाएगा? एक्वा का भी 0 होता है। एक Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कि लिगेंड है -1, और 2 बाहर हैं जो कि आयन है, -1 ही लेना है। एक Cl का चार्ज -1 होता है। इक्वल टू 0 कर दो यार, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ मतलब स्कूल में थोड़ा सा ढंग से लिखना प्लीज़, नंबर काट देते हैं वो लोग। x प्लस 0 0 -1 हो गया ये, और -2 हो गया ये, इक्वल टू 0। और आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है? +3 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सबका यही था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कॉम्प्लेक्स है हमारा K2Zn OH होल 4, यही है ना? इनका नॉमेनक्लेचर भी अपने को सीखना है। खैर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 2 × +1 जिंक का x मान लो 4 × -1 इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 2 + x - 4 = 0, यानी कि x - 2 = 0, यानी कि x की वैल्यू +2 है। यही इसका आंसर आएगा आप लोग का। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला सवाल क्या कहता है? K3Al C2O4 का होल थ्राइस। C2O4 को पहचान क्या? ऑक्जेलेटो ना। C2O4 क्या है? ऑक्जेलेटो है। 3 पोटेशियम है बाहर जिनका चार्ज हो जाएगा 3 × +1। एल्यूमिनियम का चार्ज x हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ऑक्जेलेटो की बात करें तो 3 × -2 इक्वल टू 0। चार्ज याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर डेंसिटी नहीं याद रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए चार्ज 3 + x - 6 = 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है? +3। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं D। अगला क्या है जी? CO Cl2 En होल ट्वाइस एंड प्लस, ये रहेगा। अब यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेरे को? कोबाल्ट का। x मान लेते हैं। 2 Cl का चार्ज 2 × -1, 2 En का चार्ज 2 × 0 इज इक्वल्स टू +1, यही है ना? इस बार +1 से क्यों इक्वेट किया? ओवरऑल चार्ज +1 है, तो ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल्स टू +1 एंड x की वैल्यू कितनी है? +3। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट कॉम्प्लेक्स। क्या है भाई? NiCO होल 4, यही है ना? NiCO होल 4। NiCO होल 4 का आपको पता करना है। ये रेडॉक्स में भी खूब पूछा करता था मैं जब तुम क्लास 11 में थे, है या नहीं? ये वाला कॉम्प्लेक्स तो वहाँ पर भी पढ़ाया गया है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिया जाएगा? x। एक कार्बोनिल का कितना होता है? 4 × 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है? यही आना चाहिए था। अगर आ गया है तो मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ रहा है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में कम से कम, मतलब ये वैसे तो क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का नहीं था नाम लिखने का, लेकिन नाम लिखने के लिए भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना? कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। इनके IUPAC नेम के क्वेश्चन हैं, ये भी IUPAC और नेम के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं कुछ क्वेश्चन होंगे तो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के क्वेश्चंस को हाथों हाथ निपटाते चलोगे, क्योंकि जिन बच्चों ने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किया होगा उनको दिक्कत तो आती है, चाहे वो कितनी बार भी पढ़ लें। देखो ये पूरा का पूरा सवाल यही है, दिख रहा है क्या? है कि नहीं? एक बार पेज चेंज कर लेते हैं और इसको निकालते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 9.5 मतलब पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 था ये। अब कौन सा चैप्टर है ये? 5 है ये, है कि नहीं? हो जाएगा, जल्दी बताइए, है कि नहीं? इसमें डायरेक्ट कर लिया जाए,
ये तुम लोग ट्राई करोगे, मतलब डायरेक्टली भी बता सकते हो, जान ही रहो, है ना, बहुत बड़ा तो नहीं है ये। डायरेक्ट निकाल लें, चलो भाई डायरेक्ट निकालते हैं इस बार। H2O का कितना होता है बोलो, 0, है ना। आप चाहो तो बस यहाँ पर लिख सकते हो, CO दिया हुआ है, H2O, CN और EN का होल ट्वाइस, टोटल चार्ज लेकिन 2+ है, ध्यान दें टोटल चार्ज कितना है 2+, क्या रहा है +3। और देखो इस चैप्टर में कोबाल्ट और क्रोमियम हमेशा +3 पे ही आने वाले, ये पहले बता रहा हूँ मैं। ये 0 होता है, इसका -1 होता है, इसका 0 होता है, इसका X मान लिया मैंने, इसका चार्ज 0 है, एक साइनाइड का चार्ज -1, इसका 0 है, टोटल चार्ज +2 से इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। X की वैल्यू +3 है जी, क्या यही था आंसर तुम्हारा? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देख लो ज़रा। नेक्स्ट बताना, अगला सवाल क्या है बताना, ये वाला सवाल है नीचे जो है, CO Br2En होल ट्वाइस +1, इसका कितना मानेंगे X, 2 Br का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 En का चार्ज, किससे इक्वेट कर दूँ मैं, +1 से इक्वेट कर दूँ, ठीक है ना। आदि उस वाले क्लासरूम में एक बार, है ना, ये से ऑन कर दो। X - 2 = +1, X की वैल्यू कितनी है +3, यही है ना इसका आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताना जी, नेक्स्ट सवाल क्या है, PtCl4 2-, इस कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना इस बार, ठीक है सर। प्लैटिनम का X मान लेते हैं, आपने Cl को नेगेटिवली चार्ज लिगेंड बताया -1 चार्ज के साथ, 4 × -1 इक्वल टू क्या -2, यहाँ से लिख सकते हैं X - 4 = -2, सो देयरफॉर X विल बी इक्वल टू +2, क्या यही आंसर है जी? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जिन्होंने NCERT अभी तक इस चैप्टर के अंदर सॉल्व किए हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे NCERT ट्राई करते चलना तुम सब, है ना। कुछ क्वेश्चन हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे इसी रिवीजन बैच में, और कुछ क्वेश्चन आप घर से बिल्कुल निपटाते चलना, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, K3। अच्छा, कल के टेस्ट की तैयारी हो भी गई होगी, अरे हो गई है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का टेस्ट है ना, वही जिस तरह से हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न का भी टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, इसका बताओ, X मान ले, किसका, आयरन का, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम भी तो है, 3 पोटेशियम का चार्ज 3 × +1, आयरन का मान लो X, 6 साइनाइड का चार्ज 6 × -1, इक्वेट कर दो 0 से, अरे है कि नहीं। हाँ, ये कितना बन रहा है, 3 + X - 6 = 0, सो X की वैल्यू विल बी इक्वल टू +3, X की वैल्यू कितने के बराबर है, +3 के बराबर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विच इज लास्ट क्वेश्चन, Cr NH3 होल थ्राइस Cl3, यही है, ठीक है। X मान लिया इसका, सही। 3 अमोनिया का चार्ज कितना हो जाएगा, और 3 क्लोराइडो का -3 इक्वल टू, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज ही नहीं कॉम्प्लेक्स पर, बोलो है कि नहीं। सो X की वैल्यू निकाले तो कितनी है, +3, दैट्स दी आंसर, बोलो ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। ऑक्सीडेशन सेट निकालने में किसी को कोई समस्या नहीं है। अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या निकालेंगे जी, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको मैंने पहले बोल दिया अपने सिलेबस के हिसाब से, डेंसिटी 2 वाले ऑक्सिलेट और इथेन 1,2 डाइमीन, सही है। और EN अगर वो आपके सामने EDTA कहीं लिखा हुआ है तो हेक्साडेंटेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसके जरिए 6 आना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर उसके बाद IUPAC नेमिंग सीख लेंगे। डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेशन नंबर, determine the coordination number of following central metal atom in the given complex. Of central metal atom in the given complex, मतलब following complex. इन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको बताना है कि क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कौन से दूंगा मैं, अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है बाई चांस तो वही उठा लेंगे NCERT में कहीं है इस टाइप का, नहीं है डायरेक्टली, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं इंटेक्स में, एग्जाम्पल 9.1 वर्ण थेरेपी में भी है ना। What was example 9.1? Yes, वर्ण थेरेपी बेस्ड है कि
चलिए फिर ऐसा करने वाले हम लोग, इनमें ही हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कहाँ गया ये? ठीक है, एक तो ये उठाएंगे और एक यहाँ से भी उठा लेते हैं। हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में क्या है? 4 और 6। तो जब भी आएगा 4 और 6 ही आएगा, है कि नहीं? चलो भाई, ट्राई कर रहे हो? इस वाली साइड का नहीं दिख रहा है? अच्छा, इसको स्ट्रेच कर दूं, इतने पे दिख जाएगा जी? चलिए जी, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इस वाले इससे में है ना, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है ना इसमें। तो कोबाल्ट के आसपास मुझे लग रहा है 4 तो अमोनिया है, 4 एमीन्स बोलना चाहिए वैसे इस चैप्टर में। 4 एमीन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और एक एक्वा है जिसका 1 ही होता है, और एक क्लोराइडो है जिसका 1 होगा, है ना। ये सब मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको देखना है कि कितने लिगेंड है और डेंसिटी क्या है, उनको मल्टीप्लाई करते हुए चलते रहना है। बी वाले पोर्शन में देखते हैं। जिंक के आसपास मैंने देखा कि 4 हाइड्रोक्साइडो आयन है और हर एक की डेंसिटी कितनी है? 1 है। डायरेक्ट आंसर 4 है यहाँ पर। सी पार्ट A3AlC2O4 होल साइड। C2O4 क्या है? ऑक्सीलेटो है, जिस पे -2 का चार्ज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। लेकिन 3 ऑक्सीलेटो हैं, 3 ऑक्सीलेटो का टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। डी पार्ट पे आते हैं। 2 तो क्लोराइडो हैं, क्लोराइडो मोनोडेंटेट लिगेंड 2x1, और 2 EN है जो कि बाइडेंटेट लिगेंड 2x2, सब मिला के 6। अब देखोगे कि अक्सर आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 है। लास्ट बेंचर समझ आ रहा है तुम लोगों को? बोलो हाँ सर, है ना, जिंदा रहते हुए पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड, डेंसिटी 1 कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो नो डाउट ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा ही कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस वाले पर, ट्राई करते हैं जी। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं इस बार किसका? प्लैटिनम का। प्लैटिनम इज द सेंट्रल मेटल एटम, राइट। अब 2 तो यहाँ पर क्या है? एमीन है 2x1, एक क्लोराइडो है 1x1, और एक नाइट्राइटो N है 1x1, सब मिला के 4 आ रहा है। और वैसे भी तुम्हें मेरी पुरानी बात याद हो जो बैच में हमने पढ़ा था जब इस चैप्टर को, आज से कुछ महीने पहले, तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि प्लैटिनम और पेरिडियम के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सब स्क्वायर प्लेनर होते हैं। वो सब क्या होते हैं? स्क्वायर प्लेनर, अनडाउटेडली स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अब बी की तरफ आते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्रोमियम का निकाल रहे हैं जी। 3 ऑक्सीलेटो लिगेंड है तो 3x2 विच इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट सी पार्ट पर आते हैं। कोबाल्ट के आसपास है 2 क्लोराइडो, एक क्लोराइडो मोनोडेंटेट है तो 2 क्लोराइडो 2x1 हो जाएगा, एक 2 EN है तो 2x2 हो जाएगा, सब मिलाकर के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट पर आते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो 5 एमीन है, 5x1 इसका हो जाएगा, और एक कार्बोनेटो है 1x1 कितना हो जाएगा? 6। बोलो है या नहीं? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कार्बोनेटो एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। कहीं पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसके जरिए 1 आएगा तो कहीं पर 2 आएगा, मतलब ये मोनोडेंटेड भी हो सकता है और बाइडेंटेड। यहाँ पर देखो मोनोडेंटेड बिहेव कर रहा है ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी सेटिस्फाई हो जाए? 6 सेटिस्फाई हो जाए। अरे है या नहीं? ठीक है, ओके। ई पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर भी मर्करी इसका आयनाइजेबल पार्ट रखा हुआ है ना, आयनाइजेबल नेचर का ये पार्ट है। इट इज़ नॉट अ सेंट्रल मेटल आइटम। सेंट्रल मेटल आइटम कोबाल्ट है यहाँ पर,
और थायोसाइनेटो है यहाँ पर, क्या है, थायोसाइनेटो। सो लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो 4 थायोसाइनेटो की वजह से 4 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस क्लास में, है ना, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है, अभी तक हमने सीख लिया है कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कैसे लिगेंड्स को पहचानेंगे, लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, चैलेटिंग लिगेंड्स क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है, यहाँ तक। सो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है ना, IUPAC नेमिंग सीखेंगे और उसके बाद वर्नर थ्योरी, ये 2 टॉपिक को कवर करेंगे एक ही क्लास में, वर्नर थ्योरी। ठीक है जी, तब तक के लिए आप अपने अपने घर बैठ जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे भाई, उसको पॉज करो या ख़त्म करो।